अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान नेवी की फ्यूचर वॉरशिप के हवाले से, और दूसरी अपडेट इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है उससे मुतल्लिका कुछ नई मालूमात। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। तो रिसेंटली कुछ ओपन सोर्स ज़राए के ज़रिए कुछ अपडेट्स मंजर आम पर आई हैं, और इनके मुताबिक पाकिस्तान 2030 तक चाइना से 3 से 4 की तादाद टाइप 52D डिस्ट्रॉयर्स लेने का इरादा रखता है। और इन डिस्ट्रॉयर्स का पाकिस्तान के लिए नाम आना कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी टाइप 52D डिस्ट्रॉयर्स का नाम पाकिस्तान नेवी के लिए आ चुका है, क्योंकि 2021 में पाकिस्तान नेवी ने और चाइनीज़ नेवी ने आपस में मशक़ें की थी, चाइना की नेवल फ्लीट ने, और उसमें टाइप 52 डिस्ट्रॉयर भी थी। उस दौरान मुख्तलिफ जो डिफेंस एनालिस्ट थे उनका कहना था कि पाकिस्तान टाइप 52 डिस्ट्रॉयर को एवेल्यूएट कर रहा है इन मशकों के ज़रिए, क्योंकि वो एक्सरसाइजेज होती क्या है कि आपने एक वॉर सिनेरियो क्रिएट करना होता है, जंगी हालात की आपने सादा अल्फाज में समझाऊँ तो प्रैक्टिस करनी होती है। ये एक अच्छा मौका होता है अगर आप दूसरे ममालिक के ऐसे हथियारों को एवेल्यूएट करें तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि जंग की तरह की सिचुएशन में किस तरह परफॉर्म करेंगे। तब भी यही बातें चल रही थी, टाइप 52 डिस्ट्रॉयर पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बन सकती है फ्यूचर में। और अब भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि टाइप 52 डिस्ट्रॉयर्स को पाकिस्तान नेवी इंडक्ट कर सकती है आने वाले वक्त में। और इन ओपन सोर्स ज़राए को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि J-10C एयरक्राफ्ट की पाकिस्तान में शमूलियत का भी सबसे पहले इन्हीं ओपन सोर्स ज़राए के ज़रिए ही पता लगा था, और उसके बाद जाके हमें एयरफोर्स की जानब से भी कुछ झलकियाँ देखने को मिली थी, और बाकी चीज़ें ऑफिशियली चीज़ें रिवील नहीं की गई थी सादा अल्फाज में समझाऊँ तो। टाइप 52 डिस्ट्रॉयर पाकिस्तान के लिए ज़रूरी क्यों है? सबसे पहला यहाँ हमारी पाकिस्तान नेवी की मॉडर्नाइजेशन आता है। इंडिया हमसे 6-7 गुना बड़ी नेवी रखता है, उनका रकबा भी, उन्होंने पूरा बहर हिंद देखना होता है, इंडियन ओशन, तो उनको बड़ी फ्लीट चाहिए। लेकिन ओवरऑल उनकी जो नेवी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है और बहुत ज़बरदस्त भी है और बड़ी भी है। हमने उसके मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार रखना है, और इसके लिए मुस्तकबिल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिस्ट्रॉयर्स हमारे लिए इनेविटेबल हैं। मॉडर्नाइजेशन का एक एस्पेक्ट है और दूसरा एस्पेक्ट हमारे सी पैक का है। सी पैक की वजह से चूँकि चाइना की यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो गई ग्वादर पोर्ट पर, और हमने उसके थ्रू अपनी ब्लू इकोनॉमी को राइज करना है। ब्लू इकोनॉमी होती है कि समुद्र के थ्रू आपने जो तिजारत करनी होती है। इंडिया, अमेरिका और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इजराइल को भी इससे होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आप देखें तो समुद्रों की जो हैयत है इस पूरी रीजन में, तो उसमें इजराइल की इकोनॉमी को भी इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा अगर सी पैक पूरी तरह लॉन्च कर दिया जाता है मुस्तकबिल में। इसलिए अक्सर इंडिया की जानब से, अमेरिका की जानब से सी पैक के ख़िलाफ़ बयानात आते रहते हैं। कॉम्बैट डिस्ट्रॉयर जो टाइप 52D है, इसकी अगर बात कर लें तो इसका टनेज 7500 टन है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, और 8300 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इसमें टाइप 364 एयर सर्च रेडार लगा है जिसकी रेंज 450 किलोमीटर से ज़्यादा है। इससे पिछली हम अगर अपनी शिप्स की बात, उन पर 350 किलोमीटर रेंज वाले रेडार लगे हुए हैं। इस पर एक बड़ा रेडार लगा है जो 450 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज प्रोवाइड करता है, और इसका एंगल ऑफ कवरेज 120 डिग्री है। और अगर एल्टीट्यूड के लिहाज से बात की जाए तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक देख सकता है, मतलब एक साइड से नीचे से लेकर ऊपर तक आप जो चीज़ देखना चाहें वो देख सकते हैं। कनिस्टर्स को यूज़ नहीं किया गया। नॉर्मल वॉरशिप्स पर हम कनिस्टर्स को देखते हैं, इंडियन और पाकिस्तान नेवी में भी सेम कनिस्टर्स ऑलमोस्ट यूज़ होते हैं। इसमें 64 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स को शामिल किया गया है, 32 आगे और 32 ही पिछली साइड पर। इन वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के एक हिस्से में HQQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूज़ किए जाएंगे, जिनके नेवल वर्जन की रेंज 100 से 200 किलोमीटर के दरमियान है, और दूसरे में YJ-18 मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत होगी। YJ-18 मिसाइल पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि ये कितना ज़बरदस्त मिसाइल है। इसे एंटीशिप रोल के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसे सी शोर बेस्ड डिफेंस सिस्टम के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। इस मिसाइल की जो वॉरहेड कैपेसिटी है वो 300 किलोग्राम है, और ये एक मुनफरद मिसाइल इस वजह से है कि ये नॉर्मली सबसोनिक स्पीड पर मूव करता है 0.8 मैक पर, लेकिन जब टर्मिनल स्पीड में आता है, जब इसने अपने टारगेट को हिट करना होता है, तब इसकी स्पीड 2.5 से 3 मैक हो जाती है, मतलब आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा। और ज़्यादा स्पीड होने की वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो शिप पर बहुत मैसिव होता है, और ये एक बड़ी से बड़ी शिप को भी नाकारा कर सकता है अपने एक ही बार में। इसकी रेंज 220 से 540 किलोमीटर है, और जो रेंज होती है ये कम ज़्यादा होती है। ये ओबियस रेंज कभी भी नहीं होती कि एक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है तो वो हर हालात में 500 किलोमीटर ही दूर जाएगा। इसमें आपका एल्टीट्यूड क्या है, आप किस एंगल से मिसाइल फायर कर रहे हैं, हालात कैसे हैं, मतलब कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें काफ़ी आ जाते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें मिलकर रेंज को तय करती हैं।
दूसरी अहम अपडेट की बात करें तो इंडिया का एक MiG-21 एयरक्राफ्ट बार्मर के इलाके में क्रैश हो गया, जो कि राजस्थान का इलाका है। इसके बारे में कुछ नई मालूमात है तो मैंने सोचा कि इसको भी अपनी वीडियो में शामिल कर लेते हैं। ये MiG-21 एयरक्राफ्ट नंबर 4 स्क्वाड्रन का हिस्सा था, जो कि साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का हिस्सा है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ आती है? जहाँ गुजरात के इलाके इंडिया के आ जाते हैं, और इनका काम है पाकिस्तान के सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों में जो एयर बेसिस हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की, उनको काउंटर करना। नंबर 4 स्क्वाड्रन को उरियल्स कहा जाता है। उरियल बुनियादी तौर पर एक पुराने बैल से तशबीह दी गई है। आप जानते हैं कि हिंदुज़म, इजिप्शियन तहजीब जो पुरानी थी, उसके अलावा मेसोपोटामिया की जो पुरानी तहजीबें थी, इनमें बैल की बड़ी अहमियत समझी जाती थी और बैल को एक देवता के तौर पर पूजा जाता था। तो जो इस स्क्वाड्रन का नाम है उरियल, वो भी उसी से लिया गया है। ये जहाज़ क्रैश होता है 8:30 से 9:30 बजे के दरमियान, लेकिन कुछ सोर्सेज कहते हैं कि ये 9:10 रात के वक्त क्रैश हुआ है। ये जहाज़ टेक ऑफ करता है उतरालई एयरफोर्स स्टेशन से, और उसके बाद ये क्रैश होता है राजस्थान में, मतलब कि जोधपुर के इलाके से ऊपर से गुजर के जाता है। और उतरालई एयरफोर्स स्टेशन से लेकर बर्मर का जो इलाका है जहाँ राजस्थान में ये क्रैश हुआ है, उसका डिस्टेंस बनता है 15 किलोमीटर। अगर देखा जाए तो नॉर्मली अगर जहाज़ क्रैश होना होता तो वो टेक ऑफ के फ़ौरन बाद ही क्रैश होता है, 1-2 किलोमीटर के बाद ही प्रोपेल करता तो 1-2 किलोमीटर दूर जाके गिरता। लेकिन ये 15 किलोमीटर दूर जाके गिरा, मतलब कि नॉर्मली जहाज़ सही था, वो सही उड़ रहा था, लेकिन फ़्लाइट के दौरान कोई ऐसी ख़राबी बनी जिससे जहाज़ में ही मसला बना। कुछ ओपन सोर्स ज़राए के मतलब इनको मैं हरगिज़ कंफर्म नहीं करूँगा कि ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इसका जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र होता है, उससे रिलेटेड जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उनमें ख़राबी आ गई थी, जिसकी वजह से जहाज़ की पिच बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मतलब जहाज़ ना ऊपर जा सकता था और ना ही नीचे जा सकता था। ऐसे हालात में जहाज़ सिर्फ एक फ्लाइंग आयरन होता है, मतलब कि उसकी मनोवरेबिलिटी, क्योंकि उसके फ़्लाइट सिस्टम ख़त्म हो चुके होते हैं, ना वो अप डाउन कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जहाज़ क्रैश हुआ, जो अब तक कुछ ज़राए हैं। हो सकता है इसके इंजन में कोई फेलियर हो, और दोनों पायलट्स अनफॉर्चुनेटली ज़िंदा नहीं बच सके, वो अपनी जान गंवा बैठे इस हादसे में। पायलट की अगर डेड बॉडीज़ को देखा जाए, जो कि मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, तो वो एक दूसरे से कुछ फासले पर पड़ी हुई हैं। लगता ये है कि जहाज़ के क्रैश होने से थोड़ा पहले वो इजेक्ट कर गए थे, लेकिन या ऊंचाई बहुत कम थी या उनके पैराशूट नहीं खुल सके, जिसकी वजह से वो भी जहाज़ के मलबे के करीब ही गिरे और वो जानवर ना हो सके। 2012 में इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा था कि 2017 तक हम MiG-21 जहाज़ बिल्कुल रिटायर कर देंगे और उसकी जगह तेजस आएगा, लेकिन उसके बाद मज़ीद इसको एक्सटेंड कर दिया गया। फरवरी 20, 2019 में तेजस को FOC मिल गई और कहा गया कि अब MiG-21 से जान छूट जाएगी। लेकिन अभी भी लाइव फिस्ट जो इंडिया की एक प्राइम डिफेंस साइट है, उसके मुताबिक इंडिया 2030 से 2024 तक अभी MiG-21 को इस्तेमाल करेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी तशवीश की बात है। इंडिया के पास 100 से ज़्यादा MiG-21 हैं और जंग की हालत में दुश्मन के लिए अच्छा निशाना होंगे। इस वक्त ना तो इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पूरी है, और ना ही उनके जो मुस्तकबिल के भी प्लान है कि वो तेजस MK2 के 6 स्क्वाड्रन लेंगे, 4 स्क्वाड्रन तेजस MK1 के, AMCA के कई स्क्वाड्रन्स लेंगे, 114 फोर्थ प्लस जनरेशन जहाज़ों के कई स्क्वाड्रन्स लेंगे। तो वो ऑन पेपर तो वो चीज़ें पूरी करके बैठे हुए हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। ग्राउंड पर चीज़ें ये हैं कि इनके पास पुराने MiG-21 हैं, जो कि बहुत ही बुरी इस वक्त परफॉर्मेंस रखते हैं। मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि MiG-21 एयरक्राफ्ट जो हैं वो अब तक 262 क्रैश हो चुकी हैं। अगर आज का क्रैश डालें तो 263 या 270 के करीब क्रैश हो चुकी हैं। पाकिस्तान के पास भी F7 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि MiG-21 की ही चाइनीज़ कॉपी है। पाकिस्तान के मैक्सिमम भी अभी तक 20 से 30 के करीब F7 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए होंगे। एक तरफ 270 क्रैशेज़ हैं और एक तरफ सिर्फ 20 से 30 क्रैशेज़ हैं। क्रैश होना कोई मसला नहीं है, ये हर एयरफोर्स में होता है। दुनिया के बेहतरीन जहाज़ क्रैश होते हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स में ये शरह बहुत ज़्यादा है, ये रेशो काफ़ी ज़्यादा है इंडियन एयरफोर्स में। कल को अगर इंडिया का कोई मेन एयरक्राफ्ट क्रैश होता है, Su-30 हो जाता है, MiG-29 हो जाता है, राफेल हो जाता है, या पाकिस्तान का कोई JF-17 हो जाता है, F-16 हो जाता है, J-10C हो जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रैशेस होना कोई ऐसी बात नहीं है। क्रैशेस होते हैं, F-22 क्रैश होता है, F-35 क्रैश होता है, Su-57 जो बहुत अभी कम तादाद में बने हैं, उनके भी कुछ हादसा हो चुके हैं। तो इसी नोट के साथ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।